हाँ जी, तो फाइनली हमारा टेक्स्ट का पेपर हो चुका है खत्म। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है मुझे इस रिव्यू एमसीक्यू के सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करते समय। जस्ट एग्जाम सेंटर से बाहर से आए तो बच्चों से पता चला काफी सारे क्वेश्चन आपको सुपर 40 में जैसे क्वेश्चन दिए गए थे वैसे भी आए। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि एमसीक्यू के सॉल्यूशन, ताकि आप अपने आंसर चेक कर सकें। फुल फ्लेज पेपर का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे ही आपके पेपर खत्म हो जाएंगे फर्स्ट ग्रुप के, तब हम फुल फ्लेज आंसर टेक्स्ट के भी कॉस्ट के भी लेके आएंगे आपके लिए। एग्जाम के बीच में बस एमसीक्यू, ये हाथ में मेरे है पेपर, सारी चीजें बताता हूं आपको अभी फटाफट से। जल्दी से चल जाओ भाई, सारी चीजें बताता हूं। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, सारे एमसीक्यूज बताऊंगा आपको, 110% वो करेक्ट होंगे। एक बार मैं ये बताता हूं कि क्या हमने जैसे क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि मैंने थ्योरी क्वेश्चन आपको सुबह सुबह बताए थे, थ्योरी क्वेश्चन आंसर। आई होप जो बच्चे देख के गए हैं, थ्योरी कहां से आई जरा ध्यान से बताता हूं आपको, थ्योरी कहां से आई। जल्दी से आ जाते हैं थ्योरी पर। ये देखिए, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टेक्स्ट, इनडायरेक्ट टेक्स्ट के फीचर्स बताने हैं आपको। और जो हमारे पास पेपर है आपका सीएमए वालों का, 14 नंबर की थ्योरी, और जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा जो पूरे सीएमए के स्टडी मेट में कहीं नहीं मिलेगा आपको, फिर भी मैंने वो बताया था कि इस बार पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको मीनिंग, फंक्शन और फीचर्स बताने हैं जीएसटी के, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन जो 6 का ए पार्ट था वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि बताइए डिफिकल्टीज या डेफिशिएंसी या लिमिटेशन क्या थी जीएसटी आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स की। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी एमटीपी ना किसी आरटीपी। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को, मुझे लगा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीएमए इंस्टीट्यूट से निकाल के उसका आंसर लगाया था आज सुबह की ही वीडियो में। ये रही डेफिशिएंसीज अर्लियर टैक्स सिस्टम की, अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की, जिसकी वजह से जीएसटी को लाया गया। आई होप जो बच्चे वीडियो देख के गए होंगे उनको ये क्वेश्चन देख के बड़ा खुशी हुई होगी। किया या नहीं किया, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल ही हो गए होंगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हमने एक सुपर 40 भी अपलोड की थी, जिसमें देखता हूं मैं फटाफट से, आप सभी लोगों ने देखी होगी। सॉल्यूशन वीडियो भी मैंने उसकी अपलोड की थी, क्वेश्चन को, सारी चीजों को समझा के। ये रहा सुपर 40 की लिस्ट, और दिखाता हूं आपको। इसमें एक हाउस बडी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जरूर 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 करके जाए। तो हाउस बडी जैसे ही आप खोलेंगे, पहला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि 3 हाउसेस इसमें है, तीनों के तीनों हाउस जो है वो ऊपर लिखा हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और आपको सजेस्ट करना है कौन से हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड और कौन से हाउस को लेट आउट। जब मैं आपका पेपर खोलता हूं, यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप आएंगे हाउस प्रॉपर्टी पे, आ जाइए भाई हाउस प्रॉपर्टी। जैसे ही बच्चा पेपर तुरंत खोल के देखेगा, अचानक से हो जाएगा खुश कि हां मैंने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है और मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है। बाकी रेजिडेंशियल स्टेटस सेट ऑफ जिस क्वेश्चन नंबर पे बताया था एग्जैक्ट वही आया होगा। एग्जाम खत्म होने के बाद पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और बताऊंगा सुपर 40 में से कितने क्वेश्चन आए। अभी के लिए जरूरी यह है कि आप अपना एमसीक्यू जो पार्ट है, जो एमसीक्यू सॉल्यूशन में बता रहा हूं इस वीडियो में, फटाफट से चेक करिए और अपने आंसर्स को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके सही रहे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ताकि अपनी कॉस्ट की तैयारी शुरू करें उसके लिए ऑलरेडी मैंने सुपर 40 पेपर पैटर्न, एबीसी एनालिसिस सब कुछ डाल दिया है चैनल पे। वीडियो अवेलेबल है, आज ही डाली है 5 बजे, सब बच्चे देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो रखते हैं हम, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे हम 500 लाइक्स का। आई होप इसे आप बहुत जल्द अचीव करा देंगे। जब बच्चे 3-4 हजार बच्चे देख रहे हैं तो इसमें तो बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक टारगेट अचीव होते ही आपको सुपर 40 सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे है ये पेपर, और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एमसीक्यू का क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था। मिस्टर पारुल एंगेज है बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया। ग्रो भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रबर को इंडिया में, और फिर उसको सेल करके बेच रहे हैं, और 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। इसमें पूछा उसकी एग्रीकल्चर क्या होगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हियर एग्रीकल्चर विल बी, एग्रीकल्चर विल बी नहीं होगा, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम कितनी होगी। तो जो बच्चे इस प्रोविजन को पढ़ के गए होंगे, 65% इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम होती है, और 35% जो है वो टैक्सेबल मान लिया जाता है, मतलब बिजनेस इनकम मान के टैक्स लगाते हैं। तो जब आप निकालेंगे 2.5 लाख का 65%, फटाफट से मैं निकाल लेता हूं, कैलकुलेटर मुझे लेके बैठना चाहिए था। 2.5 लाख का 65% जो भी होगा वही आंसर होगा। 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1,62,500 जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। गणेश 45 इयर्स का एम्प्लॉयड इन अ मोस्ट हैज रिसीव्ड द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2000 पर मंथ। ध्यान रखना यहां पर 2000 पर मंथ है, और कितने बच्चों के लिए है, 3 बच्चों के लिए। 2000 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उसे ड्यूरिंग द ईयर जो मिला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, CEA
जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 2000 इंटू 12 मतलब 24,000 का। और जो इसमें से एग्जेम्प्ट पोर्शन है, एग्जेम्प्ट, और जिन जिन बच्चों को पता होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अंडर सेक्शन 10 जो एग्जेम्प्ट होता है वो होता है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। तो जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 100 पर मंथ पर चाइल्ड और 12 महीने से और 2 बच्चों से, 3 बच्चों का नहीं मिलेगा, 2 बच्चों का मिलेगा, तो अमाउंट आएगी आपकी 2400 रुपए। और 24,000 में से जब 2400 रुपए माइनस करेंगे तो आएगा आपका 21,600। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 21,600। लॉजिक के साथ और कैलकुलेशन के साथ मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूं, एट रैंडम नहीं बता रहा। आगे चलते हैं। आर ने एक्वायर की है एक असेट जिसमें 5,22,000 रुपए की है, विच इंक्लूड 72,000 ऑफ जीएसटी फॉर विच आर हैज क्लेम्ड आईटीसी। तो सेक्शन 16 में आपको कंडीशंस बताई गई है कि आप एलिजिबल कब हो गए आईटीसी क्लेम करने के। तो इधर यू टेक डेप्रिसिएशन और यू टेक आईटीसी। तो उन्होंने क्या आईटीसी क्लेम कर लिया है? आंसर इज यस। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ असेट, मतलब असेट की कॉस्ट कितनी ले, तो 5,22,000 की है जिसके अंदर 72,000 इंक्लूड है। तो जब मैं 5,22,000 में से 72,000 माइनस करता हूं तो वो आता है आपका 4,50,000। तो जो असेट की वैल्यू मुझे लिखनी है फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस जो ब्लॉक में आएगी वो आएगी 4,50,000। आगे चलते हैं। मिस्टर राधे वर्किंग और श्याम एक नॉन वर्किंग पार्टनर है सनशाइन लिमिटेड पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप पे 44AB लगता है और उन्होंने पूछा है कि ड्यू डेट क्या है फाइलिंग ऑफ रिटर्न के। तो जिसपे 44AB अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म पे 31 अक्टूबर जो है उसकी डेट हो जाती है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी। नेक्स्ट, अमाउंट जो रिसीव होती है नॉमिनी एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के बारे में क्वेश्चन था जो कि सीसीडी में लिखा गया है। और ड्यू टू डेथ ऑफ द एसएससी, जब डेथ हो जाती है तो कितना पैसा टैक्स होता है, कितना पैसा एग्जेम्प्ट होता है, तो 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो आंसर होगा इसका फिफ्थ वाले क्वेश्चन का ए पार्ट। नेक्स्ट, मिस्टर जियांस सोल्ड हिज कैपिटल असेट ऑन 16 जुलाई 2023 और टैक्स पेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स बनता है वो 1,25,000 रुपए है। व्हाट विल बी द एडवांस टैक्स पेबल बाय 15th ऑफ सितंबर। तो आपको एडवांस टैक्स से परसेंटेज पता होंगे, 15, 45 और कितना है 75 है। सितंबर जब जो पे हो जाना चाहिए था वो हो जाना चाहिए था आपका 45%। तो 1,25,000 का अगर आप 45% निकाल लेंगे, 125 का 45% तो 56,250। तो 15 सितंबर तक जो उसे ड्यू डेट तक पेमेंट कर देनी है वो है आपका 15 सितंबर तक 56,250। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट ऑफ गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो जीएसटी का क्वेश्चन 50,000 की लिमिट होती है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो जो 7th क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी। हु विल लेवाई एंड एडमिनिस्टर द आईजीएसटी। तो आपको पता है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो सीजीएसटी एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो आईजीएसटी लगाया जाता है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब 8th क्वेश्चन का डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर जनरेशन ऑफ ईवे बिल। तो आपको पता है कि ईवे बिल एक नया चैप्टर है, उसमें लिमिट लगाई है 50,000 और मोर। एक ही क्वेश्चन आया आपका ईवे बिल से और सिंपल क्वेश्चन था ये बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पावर टू लेवी जीएसटी ऑन एल्कोहलिक ह्यूमन कंजम्पशन रिमेन विद द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मींस जीएसटी नहीं लगता और आज भी उन पे एक्साइज वगैरह लगाई जा रही है अपनी स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर इज यस। नेक्स्ट, अलोंग विद द जीएसटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन टोबैको। जरा ध्यान से देखिएगा, थ्योरी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कितने टैक्सेस जो है वो सब्स्यूम किए गए हैं। ये स्टेट लेवल के टैक्स हैं और ये सेंट्रल लेवल के टैक्स है। ये थ्योरी वाली पीडीएफ में बता रहा हूं मैं आपको, और यहां पर दिख रहा होगा आपको एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब इस पे टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर ही लिखा है सेंट्रल लेवल का टैक्स है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती, इसको कौन सी लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आंसर कौन सा होगा? बी आंसर जो है वो इस आंसर का मतलब इस सॉल्यूशन का आंसर होगा, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो बी है। आगे, अंडर जीएसटी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 7 की वो कौन सी है? तो जीएसटीआर 7 की जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ है आपका टीडीएस वालों के केस में। तो जो इसमें आंसर होगा वो होगा ए आंसर। आप खुद भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक वगैरह से। एक सेकेंड, ये आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। जो भी बच्चे भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मेरा पूरा फोन भर गया है मैसेजेस से पिछले 2-3 दिन में। मुझे नहीं पता मैं कितने बच्चों को रिप्लाई कर चुका हूं। अभी भी मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं तो मुझे यूज नहीं करने दे। मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं। हर एक वीडियो को पूरा देखिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया है ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले उसे देखिए, उसके बाद मैसेज करिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं मुझसे कि सर पूरा डीटी पूरा आईडीटी भेज दीजिए। तो पूरा मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है भेजना, तो थोड़ा सा समझिए। ऐसे ही आपको कॉस्ट वगैरह में चाहिए तो मैं सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है कॉस्ट की। अभी जाके प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आपके लिए कि कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट में कौन कौन सी चीजें मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा रखी है। और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक करिए कि क्या वीडियोस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे। मिस्टर राज ने सप्लाई की है मशीनरी मिस्टर रानका को। एप्लीकेबल जो जीएसटी रेट था वो 12% है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? जीएसटी का रेट जो है चेंज होकर 18% हो गया है। राजा ने इनवॉइस इशू किया है
4 तारीख को ही हैज रिसीव्ड द पेमेंट फॉर द सेम और 10 अगस्त बट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल ऑन द जीएसटी इन सच केस। तो पहली चीज तो टाइम ऑफ सप्लाई का जो रूल लगेगा वो लगेगा 12 सबसेक्शन 2, मशीनरी एक गुड्स है और कोई रिवर्स चार्ज वगैरह के प्रोविजन यहां पर नहीं है। और जब भी मशीनरी की बात होगी तो इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट इन्वॉल्व है, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है। तो उसने जब सप्लाई की है मशीन, वो कौन सी तारीख है, 28 जुलाई। दिस वाज द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इस पूरे आंसर में आपको दिख रहा होगा कि लास्ट जो आंसर है वो है 28 जुलाई। तो इसका मतलब ये, और रेट को लेकर कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं, जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वही रेट लगेगा। तो जिन बच्चों ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था, मैंने रिविजनरी वीडियोस में डाला हुआ है कि 20 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर, तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है और कौन इशू करता है? तो पहली चीज, चाहे क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो, दोनों ही चीजें सप्लायर इशू करता है। क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है? जब आपके टैक्स की अमाउंट को ज्यादा किया जाता है या टैक्सेबल अमाउंट को कम किया जाता है। तो जब आपकी अमाउंट को कम किया जाता है, तो पहली चीज तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे क्योंकि रिसीप्ट बाय रिसिपिएंट लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो सप्लायर करेगा फॉर इंक्रीजिंग द टैक्स वैल्यू, आंसर इज नो। जब आप रिटर्न वगैरह कुछ कर देते हैं, कुछ खराब माल बेच देते हैं, उस केस में ये लगाया जाता है जब सप्लाई की वैल्यू जो है, जो प्रोवाइड की गई है, उससे कंपैरेटिव में ज्यादा या कम होती है। तो सप्लायर के लिए होता है, और जब टैक्स की अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू को रिड्यूस करना होता है तब। तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आईजीएसटी कैन नॉट बी लिवाइड अंडर कस्टम टैरिफ। तो कस्टम और टैरिफ वगैरह मैं पढ़ाता नहीं हूं, तो इस पे मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं, जो कि मुझे नहीं भी करना चाहिए। अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट सेफगार्ड ड्यूटी शैल बी सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी। तो ये तो एक जनरल सा रूल है, शायद आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सपायरी कर सकती है वो 10 ईयर है, ये तो सबको ही पता है। और क्या पूछा है उसने, इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ। तो इसमें से ए या बी में से कोई आंसर होगा, मेरे हिसाब से 4 साल वाला आंसर होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी कस्टम्स में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। आप 14th और 15th क्वेश्चन के एमसीक्यूज को खुद से गूगल से अपनी बुक से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। जो बच्चे कस्टम्स पढ़ते हैं बताना जो मैंने आंसर बताया वो सही है या गलत है, ताकि मैं भी एक बार श्योर हो जाऊं। तो ये थे हमारे सारे एमसीक्यूज। जैसे ही कॉस्ट का पेपर खत्म होगा, सभी के अगर आप बोलेंगे तो फुल फ्लेज आंसर में लेके आऊंगा। इंस्टीट्यूट तो पता नहीं कब इश्यू करेगा सजेस्टेड आंसर, लेकिन हम अपने चैनल पे आपके लिए सारी चीजें लेके आएंगे। कॉस्ट के लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं आपको। जो चैप्टर आपको चाहिए वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। एबीसी एनालिसिस भी मैंने इशू किया, तो सारी वीडियोस को देखिएगा। यहां तक अगर आपने वीडियो देखी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट की आपका एमसीक्यू स्कोर मुझे जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना, जैसे हर बार बाकी सारे बच्चे होते हैं। एमसीक्यू स्कोर बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप कितने सही रहे। तो आउट ऑफ आप मुझे बताएंगे 28, क्योंकि मैंने एक तो बताया नहीं है, तो 28 जो मैंने बताया उसमें से आपके कितने सही रहे, तो ये मुझे पक्का बताइएगा। फुल फ्लेश सॉल्यूशन कॉस्ट में जो भी चाहिए आपको, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराऊंगा बहुत जल्दी। पीडीएफ चाहिए अगर आपको, जो कॉस्टिंग की सुपर 40 मैंने डाली है, ध्यान रखिएगा बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइएगा, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। सॉल्यूशन पीडीएफ जैसे ही इस वीडियो पे लाइक टारगेट 500 लाइक्स का हो जाएगा तो सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपका पेपर कैसा रहा, स्कोर कैसा था, और आपको जो इस चैनल से दी गई हेल्प है उससे कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। तो मिलता हूं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट पेपर है, पूरी मेहनत कर दीजिए।